हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका रोज़ की तरह हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कर्तव्य निष्ठा, कार्य समर्पण की भावना हमारे जीवन में किसी पद या प्रतिष्ठा को भी पराजित कर सकती है। इसी अनुरूप में मैंने एक छोटी सी कहानी का स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसको आप सुनिए। दोस्तों, कठोर परिश्रम करने के बाद मैंने जिला शिक्षा अधिकारी बनने के बाद जब मुझे अपनी सेवा में ज्वाइन करने का अवसर मिला तो मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे जानकारी हुई कि ये ज़िला स्कूली शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा, आप ग्रामीण इलाकों का विशेष ध्यान दें। ये मुझे इंस्ट्रक्शन मिले। बस तय कर लिया कि महीने में 8-10 दिन ज़रूर ग्रामीण स्कूलों को मैं देखूंगा, उनकी देखभाल करूंगा, उनका निरीक्षण करूंगा। शीघ्र ही ग्रामीण इलाकों के दौरों पर का सिलसिला शुरू हुआ। अनेक ग्रामीण इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर अनेक पहाड़ियों और जंगलों का इलाका भी था। एक दिन मातहत कर्मचारियों से मालूम हुआ कि दुर्गम जंगलों से घिरा हुआ एक स्कूल है जिसका नाम झलतोला नामक गांव है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ के स्कूल में कोई शिक्षा अधिकारी जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए वाहन छोड़कर लगभग 2-3 किलोमीटर जंगली रास्ते से पैदल ही जाना होता है। इसलिए लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। तय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, अगले दिन वहाँ जाने का मन बना लिया। वहाँ कोई मिस्टर दयानंद शर्मा हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे, जो बरसों से पता नहीं क्यों वहीं जमे हुए थे। मैंने निर्देश दिए उन्हें कोई अग्रिम सूचना न दी जाए। सरप्राइज़ मैंने विजिट किया। तो अगले दिन मैं सुबह निकला और दोपहर 12 बजे मेरे ड्राइवर ने कहा, साहब यहाँ से आगे पहाड़ी व पैदल ही जाना होगा। 5 किलोमीटर, 2 से लेके 3 से लेके 5 किलोमीटर की दूरी होगी। मैं और दोनों अन्य कर्मचारी पैदल ही चल पड़े। लगभग 1.5 घंटे सकरे पथरीले जंगली रास्ते से होकर हम ऊपर गांव तक पहुँचे और सामने स्कूल का पक्का भवन था और लगभग 200 कच्चे मकान थे। घना जंगल, दुर्गम जगह। 40 वर्ष पूर्व की यह कहानी है दोस्तों। स्कूल साफ सुथरा और व्यवस्थित रंगा पुता हुआ था। बस 3 कमरे और प्रशस्त बरामदा, चारों तरफ सुरम्य हरा भरा वन था। अंदर क्लासरूम में पहुँचे तो 3 कक्षाओं में लगभग 125 बच्चे तल्लीनतापूर्वक पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षक कोई भी नहीं था। एक बुजुर्ग सज्जन बरामदे में थे और वहाँ नियुक्त चपरासी थे, शायद, ऐसा मेरा अनुमान था। उन्होंने बताया कि हेडमास्टर साहब आते ही होंगे। तो इतना करते करते हम बरामदे में बैठ गए।
तभी देखा एक 40-42 वर्ष के सज्जन अपने दोनों हाथों में पानी की बाल्टियों को लिए ऊपर चले आ रहे हैं और उनके पायजामा उन्होंने पहना हुआ है, घुटनों तक चढ़ाया हुआ है, ऊपर खादी का कुर्ता पहना हुआ है। उन्होंने आते ही परिचय दिया कि मैं दया शंकर यहाँ का हेडमास्टर हूँ। यहाँ इन दिनों बच्चों के लिए पानी थोड़ा नीचे जाकर कुएं से लाना पड़ता है। हमारे चपरासी दादा बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र के होंगे, तो उन्होंने यही बताया कि वह बहुत बुजुर्ग हैं। अब उनसे नहीं होता है, वह काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी जगह मुझे ही काम करना पड़ता है। हमारे चपरासी बहुत ही बुजुर्ग हैं। तो वे मुस्कुरा कर बोले, उनका चेहरा पहचाना सा लगा और नाम भी मैंने उनकी ओर देख कर पूछा, तुम दयानंद शर्मा हो, राजकीय इंटर कॉलेज झलतोला कॉलेज के? मैंने हेड उतार दिया था। उसने कुछ पहचानते हुए चहकते हुए कहा, आप अभिनय हैं? आप अभिनय हैं? मैंने कहा, नहीं तो क्या भाई। लगभग 20-22 वर्ष पहले हम बरेली में साथ में पढ़े थे। बेहद होशियार और पढ़ाकू था। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद शायद ही कभी उसने ज़्यादा नंबर आए हों, यह मेरा आंकलन था। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी हमारे बीच, जिसमें हमेशा वही आगे रहता था। आज वह हेडमास्टर था और मैं जिला शिक्षा अधिकारी। पहली बार उसने आगे निकलते जीतने का भाव था और सच कहूँ तो खुशी थी मन में, उनके मन में खुशी थी। मैंने सहज होते हुए पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे भाई, और कौन कौन है घर पर? कभी भी हम कहीं पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर परिचय होता है, कोई बहुत पुराना परिचित मिल जाता है, तो उससे हम अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। उसी प्रकार उन्होंने भी बातचीत की। तो इसके बाद उन्होंने विस्तार से अपना संपूर्ण चीज़ हमको बताई। अब उन्होंने कहा कि मैं एमकॉम करते समय ही बाबूजी की मालवा की नौकरी मिल गई थी और उन्हें दमे की बीमारी थी और उनको नौकरी मिल गई थी। दमे की बीमारी, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। किसी तरह से पढ़ाई पूरी की और नंबर अच्छे थे, लेकिन संविदा शिक्षक की नियुक्ति मिल गई थी तो छोड़ नहीं सकता था। आगे पढ़ने की न गुंजाइश थी न स्थितियाँ। इस गांव में पोस्टिंग मिल गई। माँ बाबूजी को लेकर यहाँ चला आया। सोचा गांव में कम पैसा है, गुजारा हो ही जाएगा। ये आपस में हमारी बातचीतें हुई। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, इस दुर्गम गांव में पोस्टिंग और वृद्ध बीमारी माँ बाप को देख कोई लड़की वाले लड़की देने को तैयार नहीं हुई, इसीलिए विवाह नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मतलब ऐसी जगह पर मेरी पोस्टिंग है जहाँ पर कोई आदमी आना पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने अपनी शादी तक नहीं की। और ठीक ही कोई पढ़ी लिखी लड़की भी भला मुझे नहीं चाहती थी। अपनी कोई पहुंच या पकड़ भी नहीं थी कि यहाँ से ट्रांसफ़र कोई भी, मतलब कि कोई मेरा इस प्रकार का किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि मैं अपना ट्रांसफ़र करा लूँ, अपना स्थानांतरण करा लूँ। तो बस यहीं जम गया। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कैसे यहाँ पर रहता हूँ, क्या है, और अपना पूरा परिचय दिया। और इस प्रकार कोई भी उनके पहचान का नहीं था। केवल वह अपने काम में संलग्न थे। जहाँ पर वह थे वहीं पर वह रहते थे, वहीं पर कार्य करते थे। यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास किया और यहाँ बच्चों में स्कूल में मन लगाने लग गया। बच्चों के साथ ही मैं अपना तन मन धन से अपना काम करता था और बच्चों के साथ मन लगाता था और उसी से मेरा। अब उन्होंने अपना पूरा परिचय जिला अधिकारी को दिया। छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर मैं वृक्षारोपण करने के लिए चला जाता था। रोज़ शाम को स्कूल के बरामदे में बुजुर्गों को पढ़ा देता था। एक तरफ जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता था, दूसरी तरफ बुजुर्गों को भी यहाँ के पढ़ाता था। अब शायद इस गांव में कोई निरक्षर नहीं है।
यानी यहाँ नशा मुक्ति का अभियान भी चला रखा है। अपने हाथों से खाना बना लेता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। बच्चों को अच्छी बुनियादी शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ, अच्छे संस्कार मिल जाएं, यही कोशिश मेरी रहती है। अनुशासनबद्ध रहना सीखना, और यही मेरा ध्येय रहता है कि बच्चे अनुशासनबद्ध रहे। मैं सीए की परीक्षा मैंने दी थी, लेकिन उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया। और मेरे 2 विद्यार्थी अभी सीए बन गए हैं, और जिनको मैंने पढ़ाया था और जिस पद की मैं सोच रहा था वही मेरे विद्यार्थी आज बन गए हैं। और कुछ अच्छी नौकरी और कुछ और भी अच्छी नौकरी में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पहुंच गए थे। ये हेडमास्टर साहब ने अपनी कहानी जिला अधिकारी को बताया। मेरा यहाँ कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। मेरा ज़्यादातर वेतन इन बच्चों के खेलकूद और स्कूल पर खर्च हो जाता है। आप तो जानते हैं कि कॉलेज के ज़माने से क्रिकेट खेलने का जुनून मुझे पहले भी था। वो क्रिकेट खेलना अच्छा जानते थे, क्रिकेट खेलते थे। 2 बच्चों के साथ खेलकर पूरा मस्त हो जाते थे, बड़ा सुकून मिलता था। मैंने उन्हें टोकते हुए यह भी कहा, बाबूजी के बाद शादी का विचार नहीं आया क्या? आपको अपने माँ बाप को देखते हुए अपनी शादी का विचार नहीं आया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं। दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, इसलिए जो सामने है उसी को अच्छा बनाने की कोशिश मैं करता हूँ और वही मैं करता रहूँगा। फिर अपने परिचित दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अरे वह फैज़ साहब की एक नज़्म में है, न अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुअक्कल कर लो। अब यानी फेज़ जो थे वह उनकी एक बातें उन्होंने बताई कि अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुअक्कल कर दो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये बात उन्होंने उनके दिमाग में एक बात आई। उसकी इस बेहोश हंसी से मुझे भीतर तक भिगो दिया। यानी बिल्कुल मतलब मुझे इस प्रकार की बातों से मतलब मेरा मन बिल्कुल अंदर तक द्रवित हो गया। लौटते हुए मैंने उनसे कहा कि तुम जब चाहो तुम्हारा मैं स्थानांतरण मुख्यालय या जहाँ तुम चाहो वहाँ कर दूँगा। क्योंकि मेरे परिचित थे, तो परिचित होने के बाद स्वाभाविक होता है कि वह वहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वह अपने मन से कहीं पर भी असुविधा महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है जनाब, अब यहीं इन लोगों के बीच में खुश हूँ। और कहकर उसने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैं जैसे मैं हूँ मैं वैसे में ही खुश हूँ। मेरी अपनी उपलब्धियों से उपजा दर्प और जो अंदर का दर्द था और दर्प था उससे आगे निकल जाने का एहसास भर चूर हो गया। यानी मेरे अंदर जो भी भावनाएं थी, मैं अपना जो सोच रहा था, अपना गर्व की बात सोच रहा था कि मैं बड़े पद पर हूँ, मैं इनका सब कुछ कर दूंगा, लेकिन उनकी बातों को लेकर के वह मेरा किसी प्रकार का सम्मान तो करते थे, लेकिन किसी प्रकार का अपने लिए सुविधा नहीं जुटाना चाहते थे। वह अपनी ज़िंदगी का तमाम कमियां, तकलीफ़ों, असुविधाओं के बावजूद सहज था। उनकी कर्तव्यनिष्ठा देखकर मैं हतप्रभ हो गया और ज़िंदगी से किसी शिकवे या शिकायत की कोई झलक उनके व्यवहार में नहीं थी। दोस्तों, सुख सुविधाओं, उपलब्धियों, ओहदों के आधार पर हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वह इन सब के बिना उन्होंने जिलाधिकारी, यानी मैं खुद जिलाधिकारी बन के जो भी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अपने मन से सोचा है ये बातें, तो मुझे वह इन सब के बिना मैं खुद पराजित अपने को पराजित हुआ महसूस कर रहा हूँ उनकी बातों को देख करके।
लौटते समय उस कर्म ऋषि, यानी मैं उनको कर्म ऋषि कहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस प्रकार के काम करते हैं उनको कर्म ऋषि कहा जाता है, को हाथ जोड़कर भरे मन से इतना ही कह सका कि तुम्हारे इस पुनीत कार्य को मैं कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना। मित्र, जीवन दर्शन की हृदयस्पर्शी गाथा है दोस्तों ये। यानी दो साथी थे, वह आपस में साथ में रहे थे, 20 साल पहले वह साथ में रहे थे, और उन्हीं के साथ का जो अच्छा विद्यार्थी था, जो पढ़ने में लायक था, वह बहुत आगे वह पीछे रह गया, और जो कम पढ़े लिखे थे वह उनके पद पर आसीन, बड़े पद पर आसीन हो गई। लेकिन उनकी कर्तव्य निष्ठा और जो सच्चाई थी, उनको जो लगन थी, उन्होंने जो भी पद प्राप्त किया उस पर जिस कर्तव्य निष्ठा से काम किया, उसकी गाथा के बारे में मैंने इस बात को सोचा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों, कोई ठोकरें खाकर भी हर बार सफल नहीं पाते। जो सुप्त पड़े हर जन में अलग अलग, हर जन को जगाता है, असली योद्धा वही है जो अपने लक्ष्य से चेतना के नए बीजों को रोपण करते हैं। सच्ची कर्तव्य निष्ठा का यही सबसे बड़ा पैगाम है। कर्तव्य निष्ठा का लक्ष्य दिया है, उसे स्वीकार करना है। कर्तव्य निष्ठा का लक्ष्य दिया है, उसे स्वीकार करना है। मंजिल की ओर श्रद्धा भाव से दौड़ लगाने वालों के, मंजिल की ओर श्रद्धा भाव से दौड़ लगाने वालों के आंधी चट्टानों के दुर्गम थपेड़े राह कभी रोक सकती नहीं। आंधी चट्टानों के दुर्गम थपेड़े राह कभी रोक नहीं सकती। पाषाणों के हृदयों को भी भेदने की अमोघ शक्ति से हरदम हर पल जीत की हुंकार भरते रहना, हरदम हर पल जीत की हुंकार भरते रहना। अपना सीना ताने गंतव्य पथ का अनुयायी बनकर, अपना सीना ताने गंतव्य पथ का अनुयायी बनकर साकार अपना सपना करते रहेंगे जीवन भर। साकार अपना सपना करते रहो जीवन भर। प्रतिरूप बनना होगा उस परम ब्रह्म परमेश्वर का। प्रतिरूप बनना होगा उस परम ब्रह्म परमेश्वर का, जिसने सारे जहां में मानवता का कल्याण कराया, जिसने सारे जहां में मानवता का कल्याण कराया। निर्भीक होकर अडिग रहने का पथ चुनना होगा, निर्भीक होकर अडिग रहने का पथ चुनना होगा। हर तन मन को अपना अपना कर्तव्य साधना होगा, हर तन मन को अपना अपना कर्तव्य साधना होगा। दोस्तों, ये आज के एक छोटी सी कहानी थी। दो दोस्त थे, वह आपस में साथ में रहे थे। एक दोस्त उसमें पढ़ने में अच्छा था, एक सामान्य दर्जे का था। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो पढ़ने में अच्छा था वह हेडमास्टर के पद पर रह गया, और जो पढ़ने में कमज़ोर था वह जिला अधिकारी बन गया। मेहनत दोनों की है, मेहनत के बल पर दोनों पहुँचे, लेकिन जिससे अपेक्षा ज़्यादा की जाती थी वह जो है उनसे कम पद पर थी। लेकिन उनसे कम पद पर होने पर भी उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा, लगनशीलता, कार्य के प्रति समर्पण की भावना के भावों को देखकर, जो कि सामने प्रदर्शित था, उन भावों को देखकर, उनके कार्यों को देखकर पद प्रतिष्ठा से सम्मानित इंसान भी अपनी हार मानने को मजबूर हो जाता है। ये शिक्षा हमको इस सीख से मिलती है दोस्तों। नहीं तो
दुर्गम से दुर्गम स्थान पर सेवा भाव देने वाला इंसान अपने घर बार को समर्पित करके तमाम प्रकार की परेशानियां करके अपने बच्चों के साथ जिस लगन भाव से, जिस मेहनत से, जिस कर्तव्य परायणता से काम कर रहे थे, वह एक अच्छे से अच्छे पद पर पहुँचे हुए व्यक्ति को भी पराजित कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का प्रशासनिक ओहदा वह क्या करता था और क्या करता है यह माने नहीं रखता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का प्रशासनिक ओहदा वह क्या करता था, क्या कर रहा है, उसकी क्या अहमियत है, यह मायने नहीं रखता है यदि हम में एक अच्छे इंसान बनने की शक्ति है। यानी हम एक अच्छे इंसान हैं, हम एक बड़े से बड़े ओहदे वाले आदमी को भी, व्यक्ति को भी झुका सकते हैं। साफ नियति एवं कर्तव्यनिष्ठा समाज के परिवेश में सुगंधित पुष्पों की तरह महकती रहती है। समाज में दर्पण की तरह वह किसी न किसी रूप में अपने प्रतिबिंब के रूप में हमेशा हमेशा के लिए मानवता की मिसाल पेश कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी मेरी स्वरचित है। मैंने अपने भावों से, अपने विचारों से एक जिला अधिकारी और एक हेडमास्टर के बीच के आपसी भाव, उनके विचार और उनके संबंध, एक दूसरे के प्रति लगन, एक दूसरे के प्रति प्रेम के भावों को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, कभी कभी कम पढ़ा लिखा आदमी भी धीरे धीरे उन्नति करके आगे पहुंच जाता है, लेकिन जो ज़्यादा तेज़ होता है वह भी कभी कभी पीछे रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही, हमको अगर हमारे अंदर कर्तव्य निष्ठा के भाव हैं, हमारे अंदर सत्य निष्ठा है, हमारे अंदर लगनशीलता है, तो हम बड़े से बड़े ओहदे वालों को भी झुकाने की शक्ति रख सकते हैं। यही प्रेरणा हमको उन अध्यापक श्री दयाशंकर जी से प्रेरणा मिलती है कि हमें इसी प्रकार से अपने कार्य में कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, सत्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए। मायने अपना परिवार नहीं होता है, लेकिन कार्य के आगे जो हमको कर्तव्य कार्य करने के लिए कर्तव्य दिया है, वह हमारे लिए सबसे बड़ा मायना रखता है। इससे हमको यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें लगनशीलता और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए। अगर हम अपने कार्य में निपुण होंगे, हम संलग्न होंगे, हम तन मन से अगर उसमें पूरा समर्पित भाव हमारा होगा, तो हम बड़े से बड़े ओहदे को भी, बड़े बड़े पद पर सम्मानित लोगों को भी झुका सकते हैं, उनको भी शांत कर सकते हैं, उनको भी मानवता का पाठ पढ़ा सकते हैं। यही शिक्षा इससे मिलती है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, यदि दोस्तों आपको मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा हर व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा, लगनशीलता, कर्तव्य परायणता और समर्पण की भावना होनी चाहिए। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, सबका अभिवादन।